नमस्कार, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग कोबरा पोस्ट में और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। हम हाजिर हैं आपके सामने देश के बड़े अखबारों की सुर्खियों के साथ और पिछले 24 घंटे की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो पिछले 24 घंटे से अगर आपने कोई न्यूज चैनल नहीं देखा है तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि पिछले 24 घंटे का पूरा घटनाक्रम, सब बड़ी हेडलाइंस लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने और आधे घंटे के अंदर हम आपको दर्जनों ऐसी खबरों से वाकिफ कराएंगे जिनसे आपका सीधा सरोकार है। अखबारों की बात करने से पहले, हेडलाइंस की बात करने से पहले हम आपको आज की 3 बड़ी खबरें बताते हैं जो आज की हेडलाइंस है। सबसे पहली हेडलाइन है कि आज पीएम मोदी स्पेन के दौरे पर है, जर्मनी से स्पेन के लिए निकल चुके हैं और स्पेन की राष्ट्रपति से आज मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत होगी और बहुत मुमकिन है कि कई अच्छे समझौते बने और इंडिया के लिए ये काफी फायदेमंद साबित हो। दूसरी है खबर जो बड़ी है वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की खबर। योगी आज जब से सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद आज वो पहली बार धार्मिक नगरी अयोध्या जाएंगे और अयोध्या में जाकर आज वो रामलला और हनुमान गढ़ी के दर्शन भी करेंगे, सरयू नदी के किनारे भी जाएंगे और आज का जो पूरा उनका जो चार्ट है, जो उनका रूटीन है, जो टाइम टेबल है, आज वो पूरी तरह से धार्मिक है। आज वो तमाम दर्शन करेंगे और चर्चा में रहेंगे, धार्मिक पूरी चर्चा होगी। आज जो विजिट है उनकी पूरी धार्मिक है। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर आज की ये है कि एनआईए आज भी हुर्रियत नेताओं से बातचीत करेगी, यानी कि पूछताछ करेगी। पूछताछ का दौर आज भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल ने आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें बताया गया था कि हुर्रियत नेता कश्मीर में दंगे भड़काने के लिए, पत्थरबाजी के लिए, आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से पैसे लेते हैं और 3 हुर्रियत नेताओं ने भी इस बात को कबूल किया था कि गिलानी पाकिस्तान से पैसे लेते हैं कश्मीर की व्यवस्था खराब करने के लिए। तो इसी बीच हुर्रियत नेताओं से एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पूछताछ में जुटी हुई है और ये पूछताछ आज भी दिन भर जारी रहेगी। बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द हुर्रियत नेताओं के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज हो जाए और गिरफ्तारी भी बहुत मुमकिन है। तो ये 3 आज की बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताई है। आज दिन भर क्या कुछ होगा और अब सीधे रुख करेंगे अखबारों का। देश के 10 बड़े अखबार हमारे साथ हैं, जिसमें 5 अंग्रेजी अखबार और 5 हिंदी अखबार। इन अखबारों ने किन खबरों को प्राथमिकता दी, कौन कौन सी खबरें पिछले 24 घंटे में बड़ी खबरें बन गई और अखबारों की हेडलाइंस पर छा गई, ये तमाम बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन के माध्यम से। तो सबसे पहले कुछ अंग्रेजी अखबारों का रुख करेंगे, उसके बाद हिंदी अखबारों पर भी गौर करेंगे, हेडलाइंस पर चर्चा करेंगे, सियासत के गलियारों से लेकर राज्य की खबरों तक और खेल के मैदान से लेकर बॉलीवुड की खबरों तक हर एक बड़ी खबर आपके सामने होगी इस बुलेटिन के जरिए। और तो चलिए पिछले 24 घंटे के पूरे घटनाक्रम की एक एक बड़ी खबर पर हम नजर डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज की पहली खबर, जो कि आज की एक बड़ी खबर है और देश के हर बड़े अखबार की सुर्खियों में छाई हुई है। बैन ऑन सेल फॉर स्लॉटर एट एनिमल मार्केट्स, मद्रास हाईकोर्ट स्टेज सेंटर्स कैटल ऑर्डर। ये एक बड़ी खबर है आज की और ये बड़ी खबर आज आपको देश के हर बड़े अखबार में देखने को मिल जाएगी। नए पशु वध नियमों पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पशु मेले में वध के लिए होने वाली पशुओं की बिक्री पर लगाए प्रतिबंध के नियमों पर मद्रास हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। इस दौरान केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील से सहमति जताई और खान पान की आदत पर व्यक्ति का निजी अधिकार है, ये कहा। इस बीच नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार ने अपने रुख में थोड़ा नरमी का संकेत दिया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि इस संबंध में विभिन्न पक्षों से मिली शिकायतों का परीक्षण हो रहा है। तो नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार ने अपने नियमों में थोड़ी सख्ती बरती है और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि ये आदमी की निजी आजादी का उल्लंघन है। पूरी खबर पर गौर करें तो खबर ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पशुओं की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई थी और ऐसे पशुओं की जो कि स्लॉटर हाउस में यानी कि बूचड़ खानों में कटने के लिए जाते हैं,
ऐसे पशुओं की खरीद फरोख्त ना हो जिनमें गाय, भैंस, बैल और ऊंटों को भी शामिल किया गया था। इसके बाद कई राज्यों ने इसका विरोध किया और आखिरकार मद्रास हाईकोर्ट का कहना यह है, चेन्नई से खबर है कि हम इस फैसले को, ये फैसला मान्य नहीं होगा। और मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि अगर कोई शख्स नॉनवेज खाता है और हम उसे नॉनवेज खाने से रोकते हैं तो ये उसके निजी अधिकार का उल्लंघन होगा। केंद्र सरकार इस पर जवाब दे कि उसने इतना सख्त कानून क्यों बना दिया है। आखिरकार केंद्र सरकार के रुख में भी थोड़ी नरमी आ रही है और केंद्र सरकार का ये कहना है कि जिन जिन राज्यों से इस बात का विरोध हो रहा है, कानून का विरोध किया जा रहा है, हम उस विरोध की समीक्षा करेंगे और अपने जो रूल्स हैं उनमें थोड़ा बदलाव करने की कोशिश करेंगे कि जो हमने नियम बनाए हैं उन्हें लागू किया जाने से पहले हम इसमें थोड़ा बदलाव की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी खबर है और आज की एक बड़ी खबर है। अगली खबर आज डीएनए से लेंगे, क्योंकि डीएनए को भी आज हमने शामिल किया है अपने इस बुलेटिन में। देश का काफी बढ़ता हुआ अखबार है डीएनए, अंग्रेजी में। इंडिया जर्मनी साइंस 12 मॉड्यूल्स, 12 MOUs मोदी सेज मेड फॉर ईच अदर। जर्मनी के दौरे पर, यानी कि 6 दिन के 4 देशों के दौरे पर सबसे पहले पीएम मोदी जर्मनी पहुंचे, जहां मोदी ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जर्मनी के साथ है। तो सहमति बनी है, आप देख सकते हैं तस्वीर में पीएम मोदी और जर्मनी की प्रेसिडेंट मार्केल दोनों साथ साथ हैं। और ये बर्लिन का एक शानदार जगह है जहां पर ये दोनों घूम रहे हैं। बात करें, 3 घंटे की मुलाकात हुई दोनों देशों के बीच में और इस मुलाकात में 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और वहीं पीएम मोदी ने आतंकवाद का भी मुद्दा उठाया जर्मनी जाकर। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद समूची मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। पीएम बोले एक दूसरे के लिए बने हैं भारत और जर्मनी, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाए यूरोप। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी 6 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में सोमवार शाम जर्मनी पहुंचे। अगले दिन मंगलवार को पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के साथ स्कॉलर मेसेबर्ग रिजॉर्ट में मुलाकात की। करीब 3 घंटे चली इस मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। यूरोपीय देशों से अपील की कि मोदी ने कहा वो आतंकवाद के खिलाफ पुख्ता तरीके से काम करें। दुनिया के सामने आतंकवाद समेत कई चुनौतियां हैं। इस बीच आपको बता दें कि मोदी ने बर्लिन में बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा से भी मुलाकात की। बेवॉच के विशेष प्रमोशन के लिए यहां आई हैं प्रियंका चोपड़ा और प्रियंका ने मुलाकात के बाद ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा सुबह मुझसे मुलाकात के लिए वक्त निकालने के लिए आपका शुक्रिया नरेंद्र मोदी सर। एक ही समय में बर्लिन में होने का इत्तेफाक बेहद प्यारा है। तो देखिए पीएम मोदी अपने संबंधों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, चाहे वो पड़ोसी मुल्कों से संबंध हो, चाहे वो दूर दराज के ऐसे देशों से संबंध हो जहां पिछले 10 साल या 25 साल से भारत का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा। अब ऐसे देशों के दौरे पर भी निकल रहे हैं पीएम मोदी। आज वो स्पेन जा रहे हैं और आपको बता दें कि 25 साल बाद ऐसा संयोग हुआ है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री स्पेन का दौरा कर रहा हो। 25 साल बाद यानी कि 2.5 दशक बाद। और आज जब वो स्पेन जाएंगे तो स्पेन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। बहुत मुमकिन है कि द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी और कई बड़े और अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे। चलिए पीएम मोदी का हमने आपको पूरा दौरा बताया, जर्मनी में क्या कुछ खास रहा और आज स्पेन में क्या कुछ होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग moves up to 100% of sale of Air India, 30,000 करोड़ राइट ऑफ। एयर इंडिया के इंडियन एयरलाइंस में विलय की खबर है जिसे काफी घाटे का सौदा बताया गया था। तो एयर इंडिया को बचाने की सरकार हर संभव कोशिश करेगी, ये कहना है अशोक गजपति राजू जो कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं। तो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि एयर इंडिया को आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक बनाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उनका यह बयान वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा एयर इंडिया के विनिवेश की तत्काल
विनिवेश की वकालत करने के बाद आया है। वहीं नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि एयर इंडिया पर देश हित में जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। अशोक गजपति राजू ने कहा कि नीति आयोग ने एयर इंडिया को मजबूत और व्यवहारिक बनाने के लिए कई सिफारिशें की हैं। हम सभी विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं। अभी हमने किसी भी विकल्प को बंद नहीं किया है। एयरलाइंस में पूर्व में हुई लापरवाहियों के बारे में उन्होंने कहा कि उसका मंत्रालय सीबीआई के साथ सहयोग करेगा। राजू ने अब भी कहा कि सरकार को एयर इंडिया पर गर्व है। इंडियन एयरलाइंस के 2007 में एयर इंडिया में हुए विलय पर समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में राजू ने यह भी कहा कि अब उस फैसले को बदलना संभव नहीं है। कई आलोचकों का मानना है कि एयर इंडिया की मौजूदा समस्याओं के लिए विलय की ये घटना जिम्मेदार है, जो कि विलय किया गया था। इस विलय के 5 साल बाद 2012 में एयर इंडिया के लिए तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल में 30,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसी पैकेज के बूते एयर इंडिया अभी परिचालन में बनी हुई है। वैसे यह अपनी दशा सुधारने पर पूरा प्रयास कर रही है। इसने 2015-16 में 105 करोड़ रुपए का परिचालन लाभ भी कमाया है। तो बात एयर इंडिया की है। एयर इंडिया जो कि एक कह सकते हैं कि एक सरकार के अधीन होकर ये एयरलाइंस कंपनी है और जितने भी सरकारी अफसर हैं, अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज्यादातर एयर इंडिया इनके लिए चार्टर्ड विमान भी उपलब्ध कराती है और इनके लिए जो प्लेन्स हैं, अब पीएम मोदी जर्मनी के दौरे पर गए हुए हैं, 4 देशों के दौरे पर हैं, तो वो भी एयर इंडिया के लग्जरी विमान में गए हुए हैं। लेकिन एयर इंडिया इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रही है, लगातार घाटे में जाती जा रही है, लेकिन इस पर अब नीति आयोग से सहयोग की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदू की खबर की। ये एक बड़ी खबर है कल की और जो कि आज भी सुर्खियों में है। बाबरी केस है, आडवाणी, जोशी, भारती चार्ज विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 12 लोगों पर चलेगा आपराधिक साजिश का केस। कल कोर्ट में पेश हुए थे और सीबीआई कोर्ट से राहत नहीं मिली। बीजेपी के लिए भी एक बड़ा झटका कह सकते हैं और बीजेपी के कद्दावर नेताओं के लिए भी एक बड़ा झटका ये कह सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने तो उमा भारती का इस्तीफा तक मांग लिया है। जब ये फैसला कोर्ट में सुनाया गया तो कांग्रेस की तरफ से उमा भारती के इस्तीफे पर पेशकश की गई। आपको बता दें कि उमा भारती इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं। सीबीआई कोर्ट ने कहा साजिश के आरोप के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है और 12 लोगों पर आपराधिक मामला चलेगा। आरोप खारिज करने की आडवाणी और अन्य की जो अर्जी थी वो नामंजूर कर दी गई। बाबरी विध्वंस के 25 साल बाद इन सभी बड़े लोगों पर आरोप तय हुए हैं और 25 साल बाद साजिश का केस अब इनके खिलाफ चलेगा। अयोध्या में 6 दिसंबर 2092 को विवादित बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में 25 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और 3 अन्य पर मंगलवार को आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने कहा इन पर साजिश के आरोप के लिए काफी सबूत हैं। इन आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी एक्ट की धारा के तहत धारा 153, 153A, 295, 505 और 120B के तहत आरोप तय किए गए हैं। ये आरोप आपराधिक साजिश रचने, राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचाने, धार्मिक स्थल को तोड़ने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में तय किए गए हैं। अन्य आरोपियों में विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया और साध्वी ऋतंबरा भी शामिल हैं। 6 अन्य आरोपियों पर पिछले हफ्ते आरोप तय किए गए थे। अदालत ने आडवाणी ने सफाई दी अदालत में कि विवादित ढांचा गिराने में उनका कोई हाथ नहीं था। उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। 6 अन्य आरोपी रामविलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा, चंपत राय बंसल, महंत नृत्य गोपाल दास, धर्मदास और सतीश प्रधान पर पहले ही साजिश के आरोप तय किए गए हैं। आडवाणी जोशी से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ कल जैसे ही आरोप तय हुए तो वो मिलने पहुंचे और 1 जनवरी को, माफ कीजिएगा 1 जून को विश्व हिंदू परिषद ने भी अब बैठक बुला ली है और रणनीति तैयार की जाएगी आखिर क्या हो। आपको बता दें कि इस बार मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों ही बीजेपी के कद्दावर और पुराने नेता हैं। इन नेताओं को कहा जाता है कि ये बीजेपी के सूत्रधार हैं।
ये बड़े चेहरे हैं, माइलस्टोन है, बीजेपी को खड़ा करने में इनका बड़ा हाथ रहा है। तो दोनों ही चेहरे ऐसे हैं, लालकृष्ण आडवाणी भी और मुरली मनोहर जोशी भी, जो कि इस बार राष्ट्रपति पद के दावेदार थे। बीजेपी की तरफ से भी और पीएम मोदी की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये इशारा किया गया था कि वो इनके समर्थन में इन्हें राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और उनके लिए रास्ता साफ है। लेकिन अब इस जांच के बाद राष्ट्रपति बनने का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया है। यानी आडवाणी ने पूरी जिंदगी मेहनत की, खून पसीना एक किया, लेकिन ना पीएम बन सके और ना ही राष्ट्रपति पद की गिनती से भी अब बाहर हो चुके हैं। बड़ा झटका लगा है ये लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को। वहीं उमा भारती, जो कि इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं, और अगर साजिश का केस चलता है तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाए, जैसे कि कांग्रेस पहले ही इस्तीफे की मांग कर चुकी है। तो ये भी एक बड़ी खबर है जो हमने आपको दिखाई है। अगली खबर के लिए हिंदुस्तान टाइम्स का रुख करेंगे। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर ड्राउन्स इन सिटी पूल। दिल्ली के एक पूल में डूबने से, स्विमिंग पूल में डूबने से आईएएस अफसर की मौत हुई और अब जांच आगे बढ़ रही है। स्विमिंग पूल में डूबकर आईएएस की मौत बेरसराय स्थित विदेश सेवा संस्थान यानी कि एफआरआई के स्विमिंग पूल में डूबकर साल 2016 बैच के आईएएस अधिकारी आशीष दहिया की मौत हो गई। आशीष दहिया 30 साल के थे और सोमवार देर रात यहां आईएएस, आईआरएस और आईएफएस अधिकारियों की पार्टी के दौरान पूल में गिरी महिला को बचाने के लिए 4-5 अधिकारियों के साथ पानी में कूदे थे। महिला को बचाने के बाद सभी लोग फिर पार्टी में व्यस्त हो गए। बाद में आशीष का शरीर पूल में तैरता हुआ मिला। फोर्टिस अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आशीष कुशल तैराक थे, इसलिए परिजनों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि मात्र 10 फुट गहरे पानी में डूबने से उनकी मौत कैसे हो गई। शाम को उनकी अंत्येष्टि उनके पैतृक गांव मटिंडू में की गई है। आशीष मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले के मटिंडू गांव के रहने वाले थे। उनका परिवार सोनीपत में रहता है और आशीष ने रोहतक से इंजीनियरिंग करने के बाद 2013 से 2015 तक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 3 साल बतौर डीएसपी नौकरी की थी। साल 2015 में आईआरएस में चयनित होकर वो हैदराबाद चले गए थे और साल 2016 में उन्होंने फिर परीक्षा दी और आईएएस में चयनित हुए। साल 2017 से जिम्मेदारी संभाली और एक बड़ा चेहरा, 15 दिनों में 2 आईएएस अफसरों की मौत। इससे पहले आपको बता दें कि यूपी में सड़क किनारे एक युवा आईएएस अफसर मृत पाए गए थे और आज जांच चल भी रही है। उनके जो परिवार है उन्होंने मांग की थी कि इसकी सीबीआई जांच हो। उन्हें शक था कि इनकी जो मौत है वो एक आम मौत नहीं है बल्कि हत्या की भी आशंका जताई थी। और 15 दिन बाद एक और आईएएस अफसर का इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में डूबकर मारे जाना एक बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या आखिर वो कौन है जो आईएएस अफसरों के पीछे पड़ गया है, कौन वो शख्स है जिसको इनसे खतरा है। क्योंकि जब एक कुशल तैराक है, अपनी मर्जी से स्विमिंग पूल में कूदा है, महिला को बचा लिया गया, फिर कुछ देर बाद वहां से उसकी लाश बरामद होना बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर वजह क्या है। फिलहाल पुलिस को वहां की फुटेज दी गई है, वीडियोग्राफी दे दी गई है और अब बहुत मुमकिन है पुलिस जांच करे और जांच में कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आए। चलिए अगली खबरों का रुख करते हैं। यहां से अब बात करेंगे एनबीटी की और मानसून वक्त से 2 दिन पहले पहुंच गया है। मौसम की खबर है और मौसम का मिजाज बदल रहा है। बड़ी खबर हर खासो आम के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, आम आदमी हो, नौकरी पेशे वाला आदमी हो या फिर वो किसान हो, मौसम पर सबकी आस टिकी रहती है। तो मौसम की बड़ी खबर है कि मानसून वक्त से 2 दिन पहले ही केरला पहुंच गया है और वहां जाकर केरला में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में एक साथ दस्तक दे दी है मानसून ने और तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु में आज पहुंच सकता है मानसून। हल्की बूंदाबांदी हो रही है और वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि इस बार मानसून शानदार रहेगा, 100% बारिश होगी। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है और अगर किसान खुशहाल होंगे तो आप सोच सकते हैं कि बिजनेस जगत पर भी इसका फर्क पड़ेगा और इसके अलावा जो देश की जीडीपी है उसे रफ्तार मिलेगी, जो शेयर्स है उसमें उछाल आएगा, हर तरफ खुशहाली खुशहाली नजर आएगी। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो 2 दिन पहले पहुंच चुका मानसून और उधर बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में आज और कल 2 दिन
हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, मौसम खुश मिजाज बना रहेगा। ये तो खबर थी मौसम की, और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कश्मीर की। खुफिया एजेंसियों के निशाने पर अब ये सभी आक्रांत दक्षिण कश्मीर से हैं। टारगेट पर है ये 12 आतंकी। नवभारत टाइम्स यानी कि एनबीटी ने 12 ऐसे चेहरों को अपने अखबार में छापा है। फ्रंट पेज 2 की खबर है और बताया जा रहा है कि इन आतंकियों पर भी अब खुफिया एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं। 12 चेहरे इनके पीछे पड़ चुके हैं और अब अगला टारगेट इन्हें मौत के घाट उतारना है। ये 12 चेहरे हैं जो कि कश्मीर के लिए एक बड़ा चुनौती बन चुके हैं। कश्मीर में अशांति करते हैं, अलग अलग आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखते हैं ये चेहरे, और अब इन्हें मार गिराना अगला टारगेट है। चलिए कश्मीर की एक और खबर है। पाकिस्तान से मिलता है पैसा, अलगाववादियों ने कबूला, जो कि हमने आपको बुलेटिन शुरू होने से पहले हेडलाइन में बताया था। ये वही खबर है कि जम्मू कश्मीर के कुछ अलगाववादी नेताओं ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया है कि उन्हें पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है। मंगलवार को एनआईए के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए की पूछताछ में हुर्रियत से जुड़े 3 कश्मीरी अलगाववादियों ने अपने संगठन के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की बात स्वीकार की है। एनआईए जल्द दर्ज कर सकती है एफआईआर, और एफआईआर दर्ज होगी तो उसके बाद जांच होगी, और जांच होगी तो गिरफ्तारी भी बहुत बहुत मुमकिन है। आखिरकार जिसके कयास लगाए जा रहे थे वही हुआ कि एनआईए का जो शक था वो यकीन में बदल गया। अलगाववादी नेताओं के संबंध पाए गए हैं हुर्रियत नेताओं से। इसके बाद अगली खबर का रुख करेंगे और खबर यूपी से है और खबर काफी राहत भरी है। अब 92 की उम्र, माफ कीजिएगा, अब 62 की उम्र में रिटायर होंगे सरकारी डॉक्टर। अब तक जो रिटायरमेंट की उम्र थी वो 60 साल थी, जिसे योगी ने 2 साल और बढ़ा दिया है, और अब बस 62 की उम्र में रिटायर होंगे सरकारी डॉक्टर। संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में योगी सरकार जुटी हुई है, जो कि मैनिफेस्टो में वादे किए थे। और मंगलवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की 9वीं बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें बड़ा फैसला ये है कि अब 60 साल की उम्र को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। डॉक्टर अब 62 साल की उम्र में रिटायर होंगे। हालांकि ये फैसला केंद्र सरकार का नहीं है, ये यूपी की सरकार का फैसला है, योगी आदित्यनाथ का फैसला है। इसलिए ये फैसला सिर्फ और सिर्फ फिलहाल यूपी में लागू किया जाएगा। नई चिकित्सा यूनिट स्थापना में आड़े आ रही हैं दिक्कतें जो है वो खत्म की जाएंगी, और प्रदेश में वर्तमान में 7,327 डॉक्टरों के पद जो खाली हैं उन्हें भी जल्द भरा जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट से होगी अवैध खनन की निगरानी। यूपी एक ऐसी स्टेट है जो कि उत्तराखंड से बिल्कुल जुड़ी हुई है। उत्तराखंड से जो नदियां बहकर आती हैं वो यूपी से होकर गुजरती हैं, और यही वजह है कि खनन यहाँ की नदियों में बहुत होता है। चाहे आप वो रामपुर चले जाइए, चाहे वो आप कहीं भी चले जाइए, वहां आप देखते हैं कि बड़े पैमाने पर नदियों में खनन होता है। हालांकि कई बार इसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इस पर नकेल नहीं कसी जा सकी। जो खनन माफिया हैं वो इस कदर हावी हो चुके हैं कि वो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलीभगत रखते हैं, साठगांठ रखते हैं और खनन को जोर देते हैं। नदियों से बालू, रेत, डस्ट इनकी बड़े पैमाने पर सप्लाई की जाती है, चाहे वो कोयला हो। तो अब इस सब की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी। ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ अब साफ कर चुके हैं कि अवैध खनन पर रोक लगेगी और खनन की निगरानी के लिए हाईटेक चीजें अपनाई जाएंगी। अगली खबर का रुख करेंगे, अमर उजाला की बात करेंगे और फ्रंट पेज की एक और बड़ी खबर यह है कि सरकार के बचकाने और दब्बू रवैये से कुंठित हो रही है एसटीएफ। हाईकोर्ट ने फिर कहा, चोर पंप मालिकों के आगे बिछ गई है सरकार। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि अदालत का ये बयान है, और सरकार पर अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि जो सरकार है वो पेट्रोल पंप के चोर मालिकों के आगे बिछ गई है। पूरी तरह से सरकार ने समर्पण कर दिया है, और यही वजह है कि सरकार का दब्बू रवैया जो है वो एसटीएफ की जांच में बाधा बन रहा है। पेट्रोल डीजल चोरी कर रहे पंप मालिकों के खिलाफ
राज्य सरकार के रुख पर हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को बेहद तल्ख टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि एसटीएफ के पहले दिन की कार्रवाई के बाद सरकार के पास जनता की ठगी से बचाने का अच्छा मौका था, पर सरकार इस मामले में पूरी तरह से नाकाम रही। यूपी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। पेट्रोल पंप मालिक जनता से दिन दहाड़े ठगी कर रहे हैं, पर जब वे पकड़े गए तो सरकार बातचीत के दौरान उनके सामने बिछ गई। पिछले 10 दिन में ये दूसरी दफा है जब अदालत ने इस मामले में सरकार को आड़े हाथों लिया है। सरकार ने कड़ी टिप्पणी की है। सरकार ने कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि सरकार के सामने बहुत बढ़िया मौका था जब वो चोर पेट्रोल पंप मालिकों पर शिकंजा कसती और उन्हें घसीटते हुए लेकर जाती पुलिस के पास और उन्हें उनका जो जंगल राज है उसे खत्म कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार लचर रह गई, ढुलमुल रवैया देखा गया सरकार का, और यही वजह है कि जो चोरी और हेराफेरी है ये आज भी जारी है। पेट्रोल पंप मालिक आज भी धड़ल्ले से पेट्रोल की चोरी कर रहे हैं, डीजल की चोरी कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पर बाकायदा चिप लगाकर रिमोट से उसे कैलकुलेट किया जाता है, और अगर आप 500 रुपए का पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो महज आपको 250 या 300 रुपए का पेट्रोल दिया जाता है, जबकि मीटर में पूरा 500 रुपए दिखाया जाता है। ये सब काम एक हाईटेक चिप से हो रहा है। सरकार चाहती तो इस पर अंकुश लगा सकती थी, बाकायदा टीमों का गठन करके छापे लगवाती और ऐसे पेट्रोल पंप मालिकों को सबक सिखा सकती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। सरकार अड़ियल रह गई, ढुलमुल रह गई, और सरकार की कमजोरी जनता को भुगतनी पड़ रही है। ये कहना है कल हाई कोर्ट का, जो यूपी हाई कोर्ट है उसकी लखनऊ बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। पिछले 10 दिन में 2 बार ऐसा हो चुका है जब हाई कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लिया हो इस मामले पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दैनिक भास्कर की खबर की, और बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की। पढ़ाई लिखाई में क्या चल रहा है, तो पढ़ाई लिखाई में 20 साल बाद सबसे खराब नतीजे। बिहार के 12वीं बोर्ड में 12 लाख बच्चों में से 8 लाख फेल हो गए। साइंस टॉपर को मिले 86% मार्क्स। कल बिहार बोर्ड का 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया और जो नतीजे थे वो बेहद ही शर्मनाक सामने आए। 12 लाख बच्चों में से 8 लाख बच्चे फेल हो गए और महज 4 लाख बच्चे ही पास हो पाए, यानी कि 64% बच्चे फेल और महज 32% बच्चे पास। बेहद खराब रिजल्ट है। कहा जा रहा है कि देश में सबसे खराब रिजल्ट आया है 12वीं का बिहार बोर्ड से, और इसके बाद दूसरा नंबर है हरियाणा का। यहां भी बेहद शर्मनाक नतीजे सामने आए हैं। इसके लिए अब जब एनालिस्ट से बात की जा रही है तो कई तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जरा हम आपको बता दें कि पिछली साल बिहार से नकल माफियाओं पर नकेल कसी गई थी। किस तरह से बिहार में नकल के जरिए लोग टॉप कर जाते हैं, जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, जो छठी के क्वेश्चन नहीं कर पाए उन्होंने 10वीं में टॉप कर दिया। इस तरह के टॉपर्स का जब खुलासा हुआ तो वहां पर नकल माफियाओं पर नकेल कसी गई, और यही नतीजा रहा कि इस बार नकल नहीं चल पाई तो 60% बच्चे फेल हो गए। पहली चीज ये, और जो एनालिस्ट हैं जिन्होंने इस खबर पर एनालिस्ट किया उनका ये भी कहना है कि बच्चों का बढ़ता इंटरनेट का इस्तेमाल भी इसके लिए बहुत बहुत जिम्मेदार है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जियो के आ जाने से जो इंटरनेट है वो फ्री हुआ, और इंटरनेट फ्री होने से लोग इंटरनेट पर एक्टिव ज्यादा हुए, तो कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाए और नतीजे आपके सामने हैं। तो अगर एजुकेशन को सुधारना होगा तो नकल पर नकेल कसनी जरूरी है, और बच्चों को ऐसे माध्यम ना दिए जाएं। जब तक उनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है तब तक उन्हें ऐसे माध्यमों से दूर रखा जाए जहां वो उसका अनाप शनाप इस्तेमाल ना कर सकें। खैर, जो नतीजे हैं वो शर्मनाक बेशक हों, बेशक 60% बच्चे फेल हुए हों, लेकिन गनीमत की बात यह है कि नकल से बच्चे पास नहीं हुए। वो ज्यादा शर्मनाक होता है जब कोई नकल करके पास होता है। इससे क्या होता है कि आगे तक का भविष्य खराब होता है, देश का भी और बच्चों का भी। फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि मेहनत करिए और दुनिया बदलिए। आगे मेहनत कीजिए, हो सकता है आप भी टॉप कर जाएं। तो अब कुछ देश विदेश की खबरों का रुख करेंगे, और विदेश की खबरों का रुख करने के लिए सबसे पहले हम रुख करेंगे पंजाब केसरी की आज की 3 खबरों का। पहली खबर है इराक से। इराक में कार बम विस्फोटों में 31 लोगों की मौत। बगदाद में
मध्य बगदाद में आइसक्रीम की एक लोकप्रिय दुकान के बाहर आईएसआई ने शक्तिशाली बम विस्फोटों को अंजाम दिया, जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई है। विस्फोट की घटना ऐसे समय में हुई जब आईएस आतंकी इराक के दूसरे बड़े शहर मोसुल में अमेरिका समर्थित इराकी बलों के हाथों तेजी से क्षेत्रों में नियंत्रण खो रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने एक आइसक्रीम पार्लर के सामने विस्फोट को अंजाम दिया। विस्फोट की तस्वीर भी दी गई है। घटना स्थल की तस्वीर है जहां पर जो कार है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है और यहां पर 31 लोगों की मौत हुई है। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। मोसुल में आईएस को पूरी तरह से खदेड़ने के करीब इराकी सेना है और इसका बदला इन्होंने ऐसे लिया कि बगदाद में इस घटना को अंजाम दिया। अगली खबर उत्तर कोरिया से है। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को सफल बताया है। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को सफल बताया है। एक दिन पहले ही उसने मिसाइल का परीक्षण किया था जो जापान के निकट जल क्षेत्र में गिरी थी। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उनकी निगरानी में इस नई तरह की ग्रेनेड मिसाइल को परीक्षण किया गया है और परीक्षण का हालांकि तमाम मुल्कों ने विरोध भी किया, लेकिन किम जोंग जो है वो एक तरह के तानाशाह माने जाते हैं और ये किसी की नहीं सुनते। तो एक बार फिर इन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और इस मिसाइल परीक्षण को सफल भी बताया। और तीसरी बड़ी खबर है विदेश की। ये खबर है पाकिस्तान से। फेसबुक पर खुले तौर पर सक्रिय पाक के प्रतिबंधित संगठन। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो प्रतिबंधित संगठन हैं वो खुले आम सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर पूरी तरह से सक्रिय हैं। पाकिस्तान, तालिबान और लश्कर-ए-जंगवी समेत पाकिस्तान के 64 प्रतिबंधित संगठन में से कम 41 संगठन फेसबुक पर पूरी तरह से एक्टिव हैं और देश के 2.5 करोड़ लोग महज एक क्लिक कर इन तक पहुंच सकते हैं। डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक इन संगठनों का आपस में सार्वजनिक नेटवर्क सुन्नी और शिया समूहों, पाकिस्तान में सक्रिय वैश्विक आतंकी संगठनों और बलूचिस्तान के आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकी संगठन, और इसके अलावा चलो पाकिस्तान की बात करी और अब देश की बात, हाँ एक और बड़ी खबर की तरफ दौड़ते हैं। देश विदेश की खबर है और बांग्लादेश पहुंचा मोरा तूफान, 6 लोगों की मौत, ये भी एक बड़ी खबर है। और बांग्लादेश जो कि हमारी सीमा से सटा हुआ है और हमारा पड़ोसी मुल्क है, लिहाजा वहां की खबर भी आपको दिखाना जरूरी है। बांग्लादेश में कल चक्रवाती तूफान मोरा की वजह से कम 6 लोगों की मौत की खबर है। चक्रवात के दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के कारण तटीय क्षेत्रों में करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और तूफान का असर ये हुआ कि वहां के एयरपोर्ट्स पर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। व्यवस्था फिलहाल की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। जो लोग तूफान की चपेट में आए हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें खान पान और कपड़ों की उनके लिए व्यवस्था की जा रही है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और इसमें 6 लोग मारे गए हैं। ये एक दुखद बात है। तो ये देश विदेश की खबरें थी जो हमने आपको दिखाई हैं। पूरी घटनाक्रम हमने आपको दिखाया। देश के 10 बड़े अखबारों की एक एक बड़ी खबर से हमने आपको वाकिफ कराया है। पिछले 24 घंटे में देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ, ये तमाम घटनाक्रम हमने आपको दिखाया। तो आज की इन खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी वक्त यानी कि सुबह 8 बजे हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने इसी तरह से देश के बड़े अखबार और उनकी हेडलाइंस के साथ। लेकिन देश और दुनिया की पल पल की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी वेबसाइट के साथ। हमारी वेबसाइट है www.hindi.cobrapost.com। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। अपने फेसबुक के सर्च ऑप्शन में जाइए और हमारे लिखिए कोबरा पोस्ट हिंदी टाइप करेंगे तो आप हमसे सीधे जुड़ जाएंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो ये लाइक कीजिए और
अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। इसके अलावा YouTube पर भी कोबरा पोस्ट लिखकर आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो लगातार आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे ही खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।